नमस्कार, मैं हूं अंकित। यूसीएन आज सेलिब्रेट कर रहा है एक बहुत ही ऐतिहासिक पल को, जो कि हमारे देश के इतिहास में एक काफी इंपॉर्टेंट दिन रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 1949 में हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा जी को हमारे इंडियन आर्मी की कमान जो है सौंप दी गई थी। और इसीलिए आज ही का ये दिन चुना गया है हमारे देश के फौजियों को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके संघर्ष, उनके पराक्रम को एक सल्यूट देकर सेलिब्रेट करने के लिए। जब भी आर्मी की बात होती है, हमारे देश के फौज की बात होती है, तो हम सबके मन में एक देशभक्ति की भावना जागती है, एक गर्व जो है वो हम लोग फील करते हैं। और ये गर्व वाली फील और ये देशभक्ति की लौ कैसे बरकरार रहती है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं यूसीएन के इस विशेष सेगमेंट में, जिसका नाम है आर्म से आर्मी तक। और आज हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बेटर कोई और नहीं हो सकता इस एक्सपीरियंस को, एक फौजी की लाइफ को, उनके स्ट्रगल्स को अच्छी तरह से दर्शाने के लिए। सो वेलकम वेटरन जेसीओ सूबेदार ज्ञानेश्वर वर्मा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। आपके सभी यूसीएन के श्रोताओं को मेरे तरफ से जय हिंद और आर्मी डे की शुभकामनाएं। इन्होंने 28 साल हमारी देश की आर्मी में सर्व किया है। सन 2012 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका हमारी देश सेवा का जो आपके अंदर जो भाव आया है, जो फीलिंग आई है, जो इंस्पिरेशन आई है, वो कैसे आई? जब मैं बचपन में स्कूल लाइफ में था, मिडिल स्कूल में था, उस समय हमारे गांव में जो भजन मंडली हुआ करती थी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की भजन मंडली थी, गुरुदेव सेवा मंडल। तो उसमें उनके जो भजन होते थे तो वो देश भक्ति गीत होते थे। तो वो देशभक्ति गीत को हम सुनते थे तो हमारा लगता था कि हमको कुछ करना चाहिए देश के प्रति। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो गीता के कुछ मैं अध्याय पढ़ता था, तो उसमें ये लिखा था कि जो देशभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, भगवान को भी भक्ति से सबसे बड़ी जो मातृभूमि है उसकी रक्षा करना, उसके लिए सेवा करना, उससे बड़ी भक्ति हो नहीं सकती। आर्मी की तरफ रुझान तुकडोजी महाराज के जो भजन और हमारी मद्भागवत गीता, उनसे प्रेरित होकर वो हमको ये लगा कि हमने आर्मी में जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो सर आपने जब आर्मी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो शुरू की, उसमें जब भाग लेना शुरू किया, उसकी तैयारी शुरू की, तो क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? आप कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, खुले हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं। अभी आजकल के लड़कों को बहुत सारी सुविधाएं हैं जी। प्री ट्रेनिंग होता है। उस समय कुछ ऐसा था नहीं। हम जब मैं फरवरी 1984 में मैं आर्मी ज्वाइन किया था, तो उस समय ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे। कुछ थे, हम गाँव से खेड़े से रहने वाले थे। तो हमको कुछ सिर्फ इतना ही था कि उस समय इतना मालूम था कि हर सोमवार को टेकड़ी पर भर्ती होती है आर्मी के लिए। अच्छा। उस समय रैली भर्ती वगैरह नहीं हुआ करती थी कि हर मंडे को आर्मी की भर्ती होना है। मंडे को जाओ, कोई भी आकर जाओ, उसमें लाइन में खड़े हो जाओ, अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर वो चेक करेंगे। तो ऐसे ही हमारे गाँव के लड़के कुछ, उस समय मैं नागपुर में रहता था पढ़ाई के लिए, तो वो गांव के लड़के आए, मेरे रूम पर रुके और वो बोले कि हमको आर्मी की भर्ती मारनी है जी। तो उसमें वो रह गया। तो मैं सर चलो मैं भी देख लेता हूँ, मेरा तो इच्छा है, लेकिन मेरा वो पढ़ाई चल रही थी उस समय। तो जब मैं लाइन में लगा, तो लाइन में लगने के बाद जब मैं उस समय कर्नल रोहिला साहब थे जी, कर्नल रोहिला थे बीआरओ के। तो वो एक तरफ से ऐसा गुस्सा मारते सबको ऐसा एक लाइन में खड़े चेस्ट पर गुस्सा मार रहा है। जो वहां पर रुक गया वो रुक गया, जो हट गया पीछे उसको आउट। ओके, तो बड़ा ही दर्दनाक प्रोसेस था सर ये। तो उनकी एक टैग थी जी। तो जो खड़े रहे उनको कम से कम नहीं तो 250-300 लड़के खड़े थे जी। तो उसमें से कुछ निकल गए, तो लगभग 100
के लगभग बचे, 100-125 के लगभग होंगे अप्रॉक्स। फिर उनको सब रनिंग करवाया। रनिंग करने के बाद उसमें रनिंग में जो छट गए तो फिर बच गए 40-50 आदमी। फिर वो क्या बोलते गोला फेंक, वो बैलेंसिंग, हाई जंप और क्या बोलते बीम, इसमें ऐसे करते करते हम 30 आदमी बच गए उसमें। ओके, 30 ही आदमी बचे 30 रहे। बच गए। 30 लोग बचने के बाद फिर रिटर्न में बैठे। रिटर्न में बैठने के बाद नहीं, उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। तो मेडिकल में छट गए तो हम रह गए 15। 15 में से फिर हम रिटर्न में बैठे। रिटर्न में बैठे तो हम 7 आदमी सिलेक्ट। तो हम 7 आदमी इस प्रोसीजर में हुए। तो उसमें से क्या, जिसकी थोड़ी हाइट कम थी तो उनको नेवी के लिए भेजा और हमको 5 आदमी को हमको 3 सेंटर भोपाल में ट्रेनिंग के लिए भेजा। और वहाँ पर ऐसा था कि सुबह 4 बजे बेट्टी मिल जाती थी, तो लोग उसके पहले उठ जाते थे, क्योंकि फ्रेश होना है और 5 बजे फिर ग्राउंड पर पहुँचना है। क्या बोलते पीटी के लिए। पीटी के लिए, जी हाँ सर। हाँ, तो पीटी के लिए, क्योंकि अगर से 6 बजे, पौने 6 बजे पीटी मार्च हो रही तो हमको 5 बजे पहुंचना है, क्योंकि इतने लड़कों की गिनती करना, ये करना वो करना, बस अभी सुपीरियर को रिपोर्टिंग ये वो सब होता था। जी। तो इस प्रोसीजर में हो गया ऐसा। फिर पीटी हो गया। फिर पीटी होने के बाद फिर बैरिक में आ गए, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया। वैसे लोग 8 बजे के बाद फिर दूसरा ट्रेनिंग शुरू हो गया, आर्म्स ये वो जो भी है, क्या बोलते हैं WT, मतलब वेपन ट्रेनिंग वगैरह, ओके। और ड्रिल वगैरह। तो ये सब चलते रहता है। और फिर वो 1 बजे तक होने के बाद फिर 1 बजे लंच ब्रेक। लंच होने के बाद फिर 3:30 बजे से फिर शाम को ट्रेनिंग। ओके, फिर ट्रेनिंग पीटी होती थी पूरी? नहीं, पीटी फिर गेम पीरियड या जो भी ट्रेनिंग जो ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो भी है वो रहता है ट्रेनिंग शेड्यूल। तो उसके बाद फिर शाम को 5 बजे बैरिक में आकर नहा धोना है, नहाकर धोकर फिर रोल कॉल होना है, फिर खाना होना है। फिर उसमें एक सिस्टम होता है लाइट ऑफ रिपोर्ट, मतलब 9 बजे पूरे बैरिक के लाइट ऑफ होकर सो जाना चाहिए बिस्तर में, मच्छरदानी के अंदर। तो ये ऐसा दिनचर्या शेड्यूल का चलते रहता था। तो वो अजीब सा लगा, मतलब शेड्यूल बंधे हुए हैं, इतने टाइम पर ही खाना खाना, इतने टाइम पर भी सोना, इतने टाइम पर ही ब्रेकफास्ट करना, इतने बेड टी मिलेगी। तो ये शेड्यूल ट्रेनिंग का शेड्यूल था। जी जी। तो सर ऑपरेशन विजय जो कारगिल वॉर जो हुआ, उसमें आप द्रास में आपकी पोस्टिंग थी आई गेस? हाँ, द्रास सेक्टर में थे। तो मैं उस समय 19 RR हमारी यूनिट हुआ करती थी। जी जी। तो उसमें हम थे। तो हमारे बटालियन का टास्क था कि जो भी ट्रूप्स और व्हीकल्स जाता है, ऊपर जा रहे जी, जो फ्रंट में, उनके आम्नेशन, उनके क्या बोलते हैं उसको, खाने पीने के आइटम है ना, गोला बारूद जितना भी है, तो उसका जो सप्लाई चेन रहती है, तो वो सप्लाई चेन जो उग्रवादी ब्रेक करते हैं, तो हमारा काम था कि पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना। तो कोई ऐसा मुश्किल क्षण आया है वो टाइम पे जब आपका आमना सामना हुआ हो? ये करते हम आरोपी में थे। तो हमारा टैक हेडक्वार्टर था इधर कंगन टाइप की साइड में था। टैक हेडक्वार्टर मतलब हमारा बटालियन का मुख्य हेडक्वार्टर है ना, जहाँ पर हमारे सीओ साहब वगैरह बैठते थे टैक हेडक्वार्टर में। और वहाँ से पूरी जवानों का राशन पानी वगैरह फिर उनके कंपनियों में, अलग अलग कंपनियाँ, टुकड़ियाँ जो डिवाइड होती है उसमें जाना था। तो हमारे कंपनी का जो सब्जी वगैरह लेकर शाम को आरोपी क्लोज हो गया और हमको जाना था। तो ये सिंगल गाड़ी नहीं चलती है, 3 गाड़ी, एक गाड़ी आगे, बीच में गाड़ी, 3 गाड़ी का ग्रुप चलता है, कॉन्वॉय चलता है। ठीक है। तो उस पीरियड में क्या कर दिया गया, गांव के पास से गाड़ियाँ जा रही थी, तो हमारे गाड़ी के ऊपर आईडी ब्लास्ट हो गए। तो आईडी ब्लास्ट, एक जीप थी आगे, वो निकल गई, अधिकारी बैठे थे जी। उसके पीछे वाली गाड़ी में, बीच वाली गाड़ी में आईडी ब्लास्ट हुआ और उसके पीछे वाली गाड़ी में हम थे। मतलब तो वो बीच वाली गाड़ी पर आईडी ब्लास्ट हुआ था। उसका जो टूल बॉक्स बोलता है, टूल बॉक्स जो नीचे साइड में होता है, जी जी, टायर के जस्ट पीछे होता है, तो वो टूल बॉक्स वो फटी, थोड़ा गाड़ी आके निकल गई। तो जितने भी टेल बोर्ड के पास जो जवान बैठे थे वो पूरे इंजर्ड हो गए। और 4 जवान तो ऐसे हो गए कि उनका जो
सर किधर, हाथ किधर, मतलब बुरा। और ऊपर से शाम का टाइम था तो अंधेरा हो रहा था, तो उसका फ़ायदा लेकर क्या कर दिया कि उन्होंने ऊपर से फायर खोल दिया, ऊपर झाड़ियों में से। वैसे ही हम फटाफट कूद कर हम अपनी पोजीशन ले लिया सभी ने, और बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे हमारे ऊपर फायर, क्या हो रहा क्या नहीं, जहाँ के वहाँ कूद कर अपनी पोजीशन ले लिया। फिर उन्होंने सेट पर, हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने सेट पर बताया कि हमको सपोर्ट चाहिए करके। फिर बाहर से सपोर्ट आया। सपोर्ट आने के बाद फिर वो पैराशूट छोड़ते ऊपर, तो कि पैराशूट ऊपर छोड़ने से क्या पूरा एरिया में लाइट हो जाता है पूरा एरिया। तो वो उससे क्या होता है कि वो दिखाई देते हैं, तो वो भाग गए। फिर हमने वो सब ने मिलकर वो डेड बॉडियाँ उठाई, किसी का हाथ किसी का पैर, फिर लाकर उसको इधर लाकर उसको सिया गया उसको, फिर वो ताबूत में रख के उसको है ना असेंबल करके फिर उनकी डेड बॉडी है ना उनके घर तक पहुँचाएंगे। तो वो एक ऐसा एक वाकया होगा जो मतलब कि जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ हम खात में बैठे थे, और तो ऐसी केसेस, वो बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा। ओके। तो सर जब भी आप ड्यूटी पे पोस्ट पे आप जाते हैं, पोस्टिंग होती है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता था? क्योंकि घर वालों को हमेशा ये डर लगा रहता है डेफिनेटली कि हमारे घर से अब गए तो है ड्यूटी अपनी देश की सेवा निभाने, लेकिन वो वापस आएंगे या नहीं, ये एक डर हर किसी को रहता है, एक आर्मी में हर फैमिली मेम्बर को रहता है। तो उस टाइम पे क्या सपोर्ट था फैमिली का? आप कुछ शेयर करना चाहे, कोई वाकया आपका एक्सपीरियंस बताना चाहें? मेरी 10 साल की सर्विस के बाद मैंने शादी किया। शादी करने के बाद मेरी उस समय पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो दिल्ली में मैंने फैमिली लेकर गए, वहाँ पर ही मेरी बच्ची हुई। ओके। बच्ची होने के बाद 2 महीने की बच्ची थी, उस समय 4th पोस्टिंग ऑर्डर आया। अच्छा। 4th पोस्टिंग ऑर्डर मीन्स 7 दिन के अंदर आपको यूनिट छोड़ना है। ओके। तो वो 7 दिन का पीरियड मिलता है, तो एकदम शॉर्ट नोटिस पर इतना मिलने, और छोटी बच्ची, घर का सामान ले जाना है, और 4th बोलने से तुरंत जाने से फैमिली को भी एक शॉक लग गया कि ये ऐसा सडनली क्या है, वो ऐसा हो गया कि पोस्टिंग जा रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि 4th का मतलब वहाँ पर अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है कहीं पर, तो वो वहाँ पर जाना ज़रूरी है, प्राधान्यता के तौर पर वो पहले जाना वहाँ पर है, ऐसी पोस्टिंग रहती है, इसलिए 4th बोलते, डिले नहीं कर सकते। ओके। तो अपने को इसलिए जल्दी जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझाया। तो फिर उन्होंने समझाने के बाद वो समझ गए। समझने के बाद हमने तैयारी किया, तैयारी करके बच्चे ना हमारे जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर छोड़ के फिर मैं दोबारा वहाँ पर दिल्ली गया। दिल्ली से फिर हम अपना क्लियरेंस करके अपना 19 RR के लिए हम ट्रांसफ़र JNK में हो गए। तो सर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जो आर्मी की लाइफ रही है आपकी, अब जो सिविल लाइफ में आप आए हैं, तो क्या अंतर आपको सबसे ज़्यादा महसूस होता है, या कुछ कठिनाई वगैरह आपको ऐसा फील हुई आने के बाद? कठिनाई तो हुई है फील, क्योंकि हमारा जो एज लिमिट ज़्यादा हो गया था, 46 ईयर हमारा रनिंग एज था। 28 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुए थे जी। एकेडमिक से दूर हो गए थे, और यहाँ पर तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, ये प्रोसेस, कहीं पर भी जाना है, किसी डिपार्टमेंट से जुड़ना है, जी। तो दिक्कतें आई। लेकिन हमको एक आर्मी का एक ऐसा था कि चैलेंज, जो चैलेंजेबल जॉब हमको पसंद है, मुझे पसंद है स्पेशल। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, एक डिसिप्लिन और एक नॉन डिसिप्लिन, ये इसमें थोड़ा सा होता है, तो हमको थोड़ा एडजस्ट होने के लिए कहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अपन अगर से किसी, जैसा मैं स्टार बस में जुड़ा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट था, तो लोग हमारा जो काम करने का, क्योंकि मैं टेक्निकल से था, तो मैं हमारे तो विजिलेंस में हमने वर्कशॉप वगैरह उनके सब है ना, सब चेक करना, तो सबको ये लग गया था कि ये किस टाइप का आदमी आ गया है, हर डीप लिख जाता है, और बहुत डीपली जाता है, और बकसता नहीं, कहीं पर भी कमी निकालता है। तो ये सब चीज़ें आई, लेकिन हमने कमी निकालने के बाद उसको हमने दुरुस्ती करने का भी उनको मार्ग बताया कि ऐसा नहीं, इंसान से गलतियाँ होती, इसको सुधारो, दोबारा मत करो। हमने ऐसा करते चला। एडजस्टमेंट एक हमारा जरिया था कि भाई ये इस माहौल में ढले हैं,
इनके ऊपर ज़्यादा थोपना ठीक नहीं है। जो लकड़ी होती है ज़्यादा ये मोड़ करोगे सकते, तो हाँ। टूट जाती है। तो हमने थोड़ा फ्लेक्सिबल बन के हमने एडजस्ट कर लिया उसके साथ। तो थोड़ा आपको एडजस्ट होना पड़ा, हाँ, थोड़ा आपने एडजस्ट होना समझाया, पड़ेगा, हाँ, होना पड़ा, डिसिप्लिन सिखाया। क्योंकि मतलब अपना रास्ता, डिसिप्लिन का रास्ता और ईमानदारी का रास्ता न छोड़ते हुए। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। जो हमारे जो है, हमारा जो देश प्रेम है, हमारी जो ईमानदारी है, उसको बरकरार रखते हुए संस्था का काम हमने किया और उनको उसमें ढाला। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना, वंस एन आर्मी पर्सन इज ऑलवेज एन आर्मी पर्सन, तो उसको आप बरकरार रखा आपने। तो सर लास्टली आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं आजकल की, जो हमारी यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, तो उनको देख के तो ऐसा लगता है कि उनको सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ती है, एक स्टेप ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर से आपका संकल्प मजबूत है, आपका एम, आपने एक टारगेट बना दिया है आपने एक, तो कोई भी ऐसा काम नहीं कि जो नहीं हो सकता है। कठिनाई आ सकती है 10 बार गिरोगे, एक बार सक्सेस ना, दो बार सक्सेस नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार जरूर सक्सेस होगा। हार नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कोई भी सक्सेस के पीछे है मेहनत, और वो भी ईमानदारी की मेहनत। आर्मी में भर्ती होना है तो आपको बहुत अभी टफ हो गया है। टफ मतलब कि आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी और एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा, तो कामयाबी हासिल होगी। लेकिन मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो लड़के हैं मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त है मोबाइल साइड में छोड़कर फिजिकल, सुबह उठना, एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने का, टाइमली शेड्यूल, टाइम पर खाना खाने का और टाइम पर सोने का, और मोबाइल अच्छी चीज़ है, उसका सही इस्तेमाल करने का, ये बहुत ज़रूरी है। आज के न्यू जनरेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो एक रूटीन बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स को, है ना, अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं। हाँ, ये जब तक आप अपना शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक आपको किसी, आर्मी में नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पढ़ाई में भी करना है, पढ़ाई का भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो शेड्यूल बनाकर चलेगा वो डेफिनेटली सक्सेस होगा। दैट्स टोटली ट्रू सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस यूसीएन विशेष सेगमेंट आर्म से आर्मी तक में, और आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप हमारी आम जनता जो अभी इस वक्त देख रही है आपको और हमारे इस शो को, इस सेगमेंट को, उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने मिला हो। तो ये तो आपने जाना कि आर्म से आर्मी तक का सफ़र कितना मुश्किल और संघर्षपूर्ण होता है। आशा है आपको यूसीएन विशेष का ये सेगमेंट पसंद आया हो और आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला हो। अब वक्त हो चला है मेरा आपसे इजाज़त लेने का। यूसीएन की पूरी टीम की ओर से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी आर्मी डे। जय हिंद।